एक मेरा मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी बजट है। ये बजट एक दूरदर्शी बजट है। ये एक बजट आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है। ये भारत एक विकसित भारत 2047 का स्वप्न को पूरा करने वाला ये बजट है। ये बजट ने हर तरह की उस चीज को कवर किया है कि जिसके अंदर कोई भी श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे वो युवा है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे वो कोई उद्यमी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाला है, किसी की भी प्रकार का रोजगार करने वाला है, हर उस व्यक्ति को वो किसी ना किसी ढंग से ये बजट जो है उसको कवर करता है। इस बजट के प्रावधानों की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया, जो बजट पेश होने से 2 दिन पहले आया, हमारे देश की व्यवस्था 10-11 साल पहले क्या थी और ये 11 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन में किस तरह से वो अग्रणी देशों के अंदर पहुंचा, मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारियां साझी करना चाहता हूं। हमारा देश जो 11वीं अर्थव्यवस्था था, जो जीडीपी जो जिसको माना जाता है कि जिसको चेक करते हैं एक फिगर के हिसाब से, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं, उसकी धारणा से चेक करते हैं कि कौन सा देश कहाँ बढ़ रहा है। हमारे विपक्ष के लोग कई बार इस चीज़ की बात करते हैं कि जो हमारा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। मैं सारी बातें आपके सामने तथ्यों के आधार पर या इंटरनेशनल एजेंसीज ने जहां पर जो फिगर दी है, जिसके माध्यम से सब मानते हैं कि हमारा देश अग्रणी देशों में पहुंचा है, मैं कुछ वो फिगर्स आपके सामने कोट कर रहा हूं। 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी जो 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंची। ये फिगर कोटेड फिगर है। इसके बारे में क्यों नहीं दूसरे लोग चर्चा करते, इसके बारे में वो क्यों नहीं बात करते। आज जब हम ये सामने रखते हैं कि 2014 में जो बैंकों का जो एनपीए था, वो 14-15 में ये एनपीए 11% का एनपीए था। आज वो एनपीए हमारा जो 2% से नीचे और नेट एनपीए 1% से नीचे आ गया है। ये पब्लिश्ड फिगर है। हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है, हमारे बैंक मजबूत हुए हैं, हमारे बैंकों ने आम जन को सेवा भी दी है। जो पहले 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मांगते थे बैंक वाले खाता खोलने के लिए, आज वो सब लोग 0 बैलेंस के ऊपर बैंक में खाता खोलने के लिए तैयार हैं। जो 10 करोड़ के बैंक खाते थे, जो 70 साल देश की आजादी के जो बीतने के बाद, आज वो 60 करोड़ उसके अंदर खाते ऐड हुए हैं। ये फिगर पब्लिश्ड डाटा है। आज जब यूपीआई और डिजिटल भुगतान, जो दुनिया का 49% भुगतान अगर हमारा देश करता है, तो इसका मतलब ये डिजिटल, ये जो फिगर है ये पब्लिश्ड फिगर है। ये इसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जब हमारे घर की गृहिणी सब्जी लेने के वक्त भी जो छोटा जो पेमेंट करनी है, तो वो भी क्यूआर कोड से सब्जी वाले को पेमेंट करती है, तो ये अंत्योदय है। जो लाइन में अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उसका उदय है। ये दिखाता है कि हमारा वो व्यक्ति भी आज आगे बढ़ रहा है। कोई सब्जी वाला के साथ वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो डायरेक्टली वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। आज आप देखेंगे कि जो 10 साल पहले जो हमारा देश, इसके ऊपर वो दूसरे लोग वो चर्चा करते, चर्चा से भागना
उनका रोजाना काम हो गया है, क्योंकि उनके पास, जिसके पास वो कहा जाता है थोथा चना बाजे घना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा में भी यही कार्य कर रहे हैं। अंदर से खाली हैं, विषय की जानकारी नहीं है, बजट की स्टडी नहीं है, फाइनेंस बिल को देखा नहीं है और शोर डालने का काम सबसे अधिक कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। और अगर आप पिछले 4 सालों में देख लें, लोकसभा के या राज्यसभा के किसी भी सत्र में कोई जो है पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ जाने की बजाय हमेशा डिस्कशन से भागने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। और जो कोई भी अपनी कंट्रीब्यूशन देने की बजाय वो देश की बदनामी, देश के बाहर जाकर वो देश की बदनामी करने का काम जो कांग्रेस के लीडर जन और खासकर उनके जो राजकुमार हैं वो बहुत अधिक करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, ये बजट देश को आगे बढ़ाने वाला है। ये बजट जब हम 10 साल पहले का जो व्यवस्था को देखते हैं, मेरे पास जो जानकारियां, जो जैसे एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, जो उससे आज की डेट में क्या है, मैं वो फिगर्स आपके साथ अपने प्रेस नोट के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा। जो एफडीआई जो टोटल आती थी हमारे पास, वो आज कितनी है, वो भी फिगर हमारे पास जो है वो मैं आपके साथ में उसको भी शेयर करता हूं। आज आप देखेंगे कि सोलर अलायंस के माध्यम से भी आज दुनिया के लग सके, हमने उसके प्रावधान के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस करी है, जो दुनिया के देश जो अपने डेटा सेंटर्स की बात करते हुए सरकार ने किया है। इनकम टैक्स के अंदर जो कई रियायतें देने का, और उसके साथ ही साथ जैसे हम लोग जिन लोगों को कोई डिविडेंड मिलता था कंपनीज के से, वो एक 15H फॉर्म होता था, आज वो एक बार अगर आप अपने NSDL या CDSL को दे देते हो तो वो सारी कंपनियों को देने के लिए वो उनको मान्यता दे दी गई है, ताकि व्यक्ति विशेष को कहीं हर एक के साथ बात ना करनी पड़े। ये ऐसा भी उसके अंदर प्रावधान दिया गया है। अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने का भी जो 31 दिसंबर तक था, उसको 31 मार्च तक का समय वो साथ में दिया गया है। हमारे इस प्रोविजंस के माध्यम से जो बजटरी प्रोविजंस हैं, वो हमारा रेलवे हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हमारा रोड्स हुआ, हमारी जो पोर्ट्स हुए, हमारे एयरपोर्ट्स हुए, क्योंकि हमारा देश जो ये मानता है कि हमारे देश में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो लोग जो है वो पीछे, लोग हमारे उद्यमी हैं, लोग हमारे क्रिएटिव हैं, लोग हमारे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारा देश का नाम दुनिया के बड़े डेवलप्ड देशों में लिया जाता है। जहां पर हमारे को बात पहले आती थी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आता था कि ये इंडियन व्यक्ति का नाम इसलिए मशहूर है, उसकी मूंछ सबसे लंबी है या उसके नेल्स सबसे बड़े हैं, ये नाखूनों के ऊपर वो आता था। आज हमारा देश इसलिए माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देश में है, दुनिया की सबसे ऊंची जो एक स्टैचू है वो सरदार पटेल जी का, वो आज हमारे देश में है। जो अटल टनल जो है, द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, आज वो आपके राज्य में है। जो चिनाब के ऊपर जो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचाई का ब्रिज, वो आज हमारे देश में है। आज दुनिया के बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग सिर्फ कोई कुतुब मीनार या ताजमहल देखने के लिए नहीं, वो आज राम मंदिर भी देखने के लिए वहां पर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा देश जो है किस तरीके से उभर रहा है। आज हमारे देश ने इस तरीके से तरक्की करी है कि एक दुनिया में हम विश्व गुरु की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर भी पहुंचने वाले हैं। ये सारा का सारा जो बजट, ये जो पिछले 10 सालों के बजट, ये उन बजट्स को साथ में समाहित करते हुए ये 2047 विकसित भारत का एक रूपांतर दिखाने के लिए ये लोगों के सामने रखा गया है। मैं मानता हूं कि इसकी जो फिगर्स और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने मैं उसको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप फिगर्स को देखकर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति से आप उसका सवाल पूछ सकते हैं।
जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के बारे में, वो स्टेटमेंट का जवाब स्टेटमेंट से देते हैं। मेरे अपने सारे विपक्षी भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि कृपया आप इस सिस्टम को देखिए, इस फिगर्स को देखिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखिए, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल है आप उसको देखिए। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप मानेंगे कि हमारा देश कितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। लेकिन हिमाचल तो कह रहा है कि हमारा आरडीटी बंद कर दिया, बजट से कुछ मिला नहीं है। देखिए, ये आपका जो सवाल है, इस सवाल के बारे में मुझे लगता है कि कई बार कईयों ने जवाब दिया होगा। मैं आपको एक सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा। हम लोग जब छोटे होते थे, स्कूल में जाते थे, तो माँ बाप हमको ना एक पॉकेट मनी दिया करते थे। तो पॉकेट मनी देते देते हम थोड़े से जब बड़े हो गए तो माता पिता ने कहना शुरू किया कि बेटा थोड़ा अपनी कमाई शुरू करो, ताकि तुम्हारी पॉकेट मनी जो है ना हम थोड़ी सी कम कर सकें, अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो। तो धीरे धीरे या तो हमने कमाई शुरू करी और वो पॉकेट मनी कम हो गई, या फिर वो बड़ों ने ये कहा कि अगर तूने कमाई इतनी करी तो तेरी पॉकेट मनी पे इतनी कटौती कर दी जाएगी। तो मेरे को लगता है कि ये बात जो है यहाँ की व्यवस्था को वो समझने की बात है, आम जन के समझने की बात है। जब आपके सामने सारे प्रदेशों के साथ मिलके जो फाइनेंस कमीशन के जो 16 फाइनेंस कमीशन की जो धारणाएं आई हैं, उसके मुताबिक आपको तो पहले से ही पता था। और आपके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि हिमाचल एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है, दोनों राज्यों की टोपोग्राफी ऑलमोस्ट मिलती है, दोनों राज्यों का रहन सहन स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है। उस राज्य ने वो कहां से बढ़ के कहां पहुंच रहा है और ये राज्य कहां से जो है थिरक के पीछे जा रहा है। दोनों फिगर्स आमने सामने हैं। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक ही फर्क है कि यहां पर एक करप्ट सरकार है और वहां पर एक स्वच्छ सरकार है। ये एक फर्क आम जनता को महसूस होता है। आप डेटा को पढ़िए, आप प्रावधान को पढ़िए। लोगों को गुमराह करने का काम जो मुख्यमंत्री जी यहां के कर रहे हैं उसको वो बंद करें। और जो चीज कही है आपने, सिर्फ जो है आकर यहां पर अपने व्यय को बढ़ाने का काम किया है। आपने मित्रों की सरकार बनाई है, आपने मित्रों के फायदे किए हैं, आपने जो है 8-8, 10-10 OSD अपने साथ लगाए हैं, जिनको आप कितनी तनख्वाहें देते हैं ये तो जनता के सामने ये विषय है। आप उसमें कहां खड़े होते हैं? आपने कहीं पर भी अपने घर के बजट को संभालने का काम नहीं किया है। अब आप जो है दूसरे की तरफ आप उंगली उठाकर ये कहना चाहते हैं। ये वाली सारी बात आम जन के जानकारी में है और ये सारी स्टेट्स के साथ, कोई इस स्टेट के साथ कोई सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, ये सबके साथ समान है। और देखिए टंडन जी, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बात की है, उन्होंने कहा कि अब कोई भी सब्सिडीज जो जनता को नहीं दी जाएगी और सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि आपके बीजेपी के बहुत सारे हिमाचल के नेता इस बात पर मुहर लगा चुके हैं। देखिए, सरकार जो केंद्र की सरकार है उसके जितने मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय की अपनी स्कीम्स हैं। हमारी भी जब जयराम जी की यहाँ पे सरकार थी तो जयराम जी जिस दिन भी दिल्ली जाते थे वो वहाँ पर जाकर जितने हिमाचल के ऑफिसर्स वहाँ पर पोस्टेड हैं, क्योंकि अलग अलग मंत्रालय में काम करते हैं, उनके माध्यम से उस मंत्रालय में, हर मंत्रालय आपके हर एरिया को कवर करता है। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा को देखता है, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य को देखता है। उनकी अपनी स्कीम्स हैं।
जिसके अंतर्गत 90-10 की रेशो के ऊपर केंद्र और राज्य की सरकारें काम करती हैं। किसी व्यक्ति को यह कहना, किसी ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कुछ बोलना, जनता के अंदर ऐसी धारणा को पैदा करना, ये एक गलत फिलॉसफी है, गलत तरीका है। उनकी हिम्मत है तो वो सामने बैठ के वो खुद एड्रेस करें, वो खुद जवाबदेही करें, खुद आमने सामने बैठ के क्वेश्चन करें। मेरा ये मानना है आपके पास ऐसे सैकड़ों तरीके हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पूरी मदद, किसी भी तरह की जो कोई यहां पर व्यवधान आया है तो उसके अंदर पूरी मदद करी है। केंद्र सरकार कभी भी हिमाचल के लिए पीछे नहीं हटी। सर, हिमाचल में 3 साल डिजास्टर भी रहा है पिछला, क्या आपको लगता है सही वो समय अभी जिस प्रकार से जो बंद कर दी गई है आरडीजी ग्रांट? इट इज नॉट टाइम रिलेटेड ना, इट इज आप एक सेकेंड, इट इज नॉट टाइम रिलेटेड कि आज ये हुआ है तो उसकी वजह से ये कल ये हुआ है। आप इस चीज को समझें कि ये तो आने वाला था ना, ये तो इनको मालूम था। आपका जो डेफिसिट जो है वो कितने परसेंट तक, कहा कितने परसेंट, 42% के ऊपर आपका वो डेफिसिट चला गया। देश जो 10% से ऊपर वाले होते हैं, IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक वो पीछे हाथ खींच लेता है कि भाई आपका डेफिसिट इतना है, आप कहां से अपना देश को चला पाएंगे। 42% आप डेफिसिट के ऊपर आप सरकार को कैसे चला सकते हैं? और आपको एवरी ईयर यू हैव टू स्टेप डाउन। आज इंडिया का भी जब हमारी सरकार आई थी तो 5% से ऊपर हमारा वो था डेफिसिट था। आज इस बजट के अंदर आप पढ़ेंगे हम उसको 4.3 तक लाने में हम सक्षम हुए हैं। ये थोड़ी कि हमारी स्पेंडिंग कम हुई है। स्पेंडिंग तो केंद्र सरकार की और बड़ी है। हमारा जो स्पेंडिंग 12 लाख करोड़ का हमने बजट पेश किया है, हम स्पेंडिंग तब भी बढ़ा रहे हैं, हम इंक्रीज तब भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर हम आगे जो है इंक्रीज किया है, लेकिन हमने डेफिसिट को कंट्रोल किया है। ये डेफिसिट कंट्रोल करने में हिमाचल की सरकार टोटल फेलियर रही है और इन्होंने सिर्फ मित्रों की सरकार के ऊपर काम किया है, मित्रों के फायदे के लिए काम किया है, अपने फायदे के लिए काम किया है और जनता को जो वायदे किए थे वो वायदा खिलाफी करी है। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, ये आप देखिएगा आने वाले समय। टंडन जी, क्या हिमाचल भाजपा में सब सही है? क्योंकि जो 2022 के आपके लेवल थे वो अब तक उसी पोजीशन पे हैं। आजकल आपके नेताओं के प्रवास चल रहे हैं चारों पार्लियामेंट्री के, वहां भी देखने में है, ज्वाली में भी पिछले दिनों आपसी खींचतान जो है वो खुलेआम चल रही है। नेता प्रतिपक्ष और अनुराग ठाकुर के भी अलग अलग तरह के नारे लग रहे हैं। आपको लग रहा है हिमाचल भाजपा में सब सही है? क्योंकि आपके नेता तो दावा कर रहे हैं चुनाव की तैयारी चल रही है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर जो है सब सही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप हमारे साथ शेयर कर दें तो हम जहां जहां पे कमी लगती है हम उसको भी ठीक करते हैं। सर, देश पे कर्जा कितना बड़ा है 10 सालों में? है जी, कर्जा कितना बड़ा है 10-11 सालों में देश में ना? देश के प्रदेश में मेरे को फिगर्स लेनी पड़ेगी, मैं आपको दे दूंगा। और फाइनेंशियल मसलों पर क्या बीजेपी राज्यपाल के पास जाएगी? टंडन जी, प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, क्या बीजेपी ये मानती है कि प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी स्थिति है? मुझे लगता है कि जो प्रदेश को जो मैनेज कर रहा होता है ये उसकी ड्यूटी बनती है। यही राज्य जो है हमने जो जिस ढंग से इवन कोविड के समय पर भी जिस वक्त जो इनकम्स ओवरऑल पूरे देश में, सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर जहां कमी हुई थी, उस समय पर भी हमारी सरकार ने एक अच्छे ढंग से सरकार का संचालन करके दिखाया है। ये इनका हाल ये है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको आता नहीं है सरकार चलाना, आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप तब भी दूसरे की गलतियां निकालने के ऊपर आप सोचते हो कि जनता कोई इतनी जो है वो अनजान नहीं है कि जनता को समझना है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता आपके हाथ में सौंप दी जाए तब आप राज्य की मदद करेंगे? नहीं, वो तो सत्ता सौंपने का सिस्टम तो एक संविधान ने रखा ही हुआ है, उसमें कोई इनसे नहीं चलाया जाता तो ये वैसे ही छुट्टी ले लें। थैंक यू सो मच।
भाई धन्यवाद, नमस्कार।